नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अभी आप इस चैनल पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लर्निंग की क्लासेस आपको हर रोज़ मिल रही हैं। आज भी हम एक ऐसी ही लर्निंग क्लास के साथ प्रेजेंट हुए हैं। थंबनेल में आप ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन। कैसे आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, क्या स्विंग ट्रेडिंग होती है, कौन कौन से इंडिकेटर का सही से यूज करके आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लास्ट की क्लास की बात करें तो लास्ट की क्लास में हमने बात की थी कि किसी भी स्टॉक को अगर सेलेक्ट करना है एज ए इन्वेस्टिंग के तौर पर, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखना होता है। तो उसके बारे में एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। जैसे जब भी स्टॉक का सिलेक्शन में हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले क्या चीज़ देखते हैं, कंपनी के बिजनेस मॉडल और इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री से कोई कंपनी बिलोंग तो नहीं करती है जो आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद उसका कोई एग्जिस्टेंस ही ना रहे। हम लोग ऐसी कंपनी को सिलेक्ट करते हैं जिसका अभी भी बिजनेस मॉडल शानदार है और आने वाले 10 साल 15 साल में एवरग्रीन होने वाला है। ऐसे में उन इंडेक्स और इंडस्ट्री में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ हम लोग एक बड़े वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही हमें दूसरा टेक्निकल पैरामीटर देखना होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रॉफिट मार्जिन। हमें ये देखना होता है कि कंपनी की क्वार्टरली परफॉर्मेंस किस तरह से रही, ईयरली परफॉर्मेंस किस तरह से रही, लास्ट क्वार्टर से उसके जो फाइनेंशियल है वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिले हैं। तो ऐसे में ये हमारा पैरामीटर होता है। दूसरा हमें देखना होता है कि कंपनी के मैनेजमेंट और लीडरशिप के बारे में, यानी कंपनी का जो लीडरशिप और मैनेजमेंट है वो क्या आने वाले समय में कुछ ऐसे बिजनेस सेगमेंट को लेकर उत्साहित है जो अच्छे डिसीजन ले सके। तो हमें ये भी देखना होता है। ऐसे उसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस भी देखना होता है कि कंपनी के अगर स्टॉक के प्राइस में 10 साल 5 साल में अगर ग्रोथ हुई है तो ऐसे में क्या हमें उसको देखना चाहिए, वो भी हमें देखना होता है। और दूसरी चीज़, हमें क्वार्टरली जो 10 साल 5 साल की जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड CAGR हो गया उसको देखना होता है। ये भी एक पैरामीटर, इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। दूसरा, डिविडेंड पे आउट। कोई कंपनी ऐसी कंपनी है क्या वो डिविडेंड पे आउट करती है, और डिविडेंड पे आउट करने वाली जनरली ऐसी कंपनियां मानी जाती हैं कि जिनमें रिस्क कम होता है। और इसी वजह से हम उन कंपनियों को भी सिलेक्ट करते हैं और वहाँ पर हम लोग डाइवर्सिफिकेशन के तौर पर भी हम लोग करते हैं। अब ये 4-5 चीज़ें हो गई। उसके बाद हम उस कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं कि कंपनी का अभी जो प्राइस शेयर चल रहा है वो ओवरबॉट जोन में तो नहीं है, या कहें अंडरबॉट जोन में तो नहीं हमें मिल रहा है। तो हमें वैल्यूएशन भी इंपॉर्टेंस होते हैं, जिसके लेकर हमने जो की पैरामीटर थे, जो की फाइनेंशियल थे, उसके बारे में भी हमने फाइनेंशियल एनालिसिस की क्लास में हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ऐसे ही हमें रिस्क मैनेजमेंट भी करना होता है। अब हमने पूरा स्टॉक को सिलेक्ट कर लिया। अब इस यहाँ पर हमें इस स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कितना अपना अमाउंट डालना है, कहाँ तक अगर लॉस होता है तो वहाँ पर हमें एग्जिट कर लेना है, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से करना है। ये पैरामीटर सभी मिलाकर हम वहाँ पर हम डिसाइड करते थे कि अब हमें इन्वेस्टिंग, यहाँ पर हमें इन्वेस्टिंग हमें प्लान करनी है। तो ये चीज़ें होती थी फाइनेंशियल एनालिसिस में। अब उसके बाद हमने क्लास में हमने ये भी बताया था कि हमने फाइनेंशियल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस हमने कर लिया है। अब टेक्निकल एनालिसिस में किस तरह से चार्ट का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, क्या वो चार्ट सही जगह पर ब्रेकआउट दे रहा है। तो चार्ट को ब्रेकआउट करने के लिए हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी देखना होता है कि कहीं ऐसा लेवल तो नहीं मिल रहा है कि जहाँ पर पुलबैक देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में वहाँ पर भी कंसीडर करते हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट में 9% से अधिक की यहाँ आपको जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, उस गिरावट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट में कहाँ पर हमें लेवल्स के देखने को मिल सकते हैं, वो कौन से गोल्डन रेशियोज होते हैं जिन्हें हमें कंसीडर करना होता है। तो ये हमने फिबोनाची की क्लास में बताया था। और फिबोनाची एक ऐसा टेक्निकल है, इसके हेल्प पे आप इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और F&O की ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प पर हमने एग्जिट, टारगेट और स्टॉप लॉस सब कुछ वहाँ पर हमने बताया था कि स्टॉक को सिलेक्शन में ये एक ऐसा पैरामीटर है जिसका हम ब्रॉडली लेवल से हम यूज कर सकते हैं। ऐसे हमने मूविंग एवरेज के बारे में भी बताया था कि इसके बिहाफ पर कैसे आप किसी स्टॉक को टेक्निकल बिहाफ पर कंसीडर कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमने वही बताया था। फिर उसके बाद हमने RSI के बारे में भी बताया था कि RSI अगर हमें टेक्निकल के बेसिस पर कंसीडर करना है तो कौन कौन से पैरामीटर देखना है, कौन से लेवल्स पर RSI को देखना है, रेशियोज क्या होते हैं, गोल्डन रेशियोज के साथ साथ हमने क्रॉस ओवर के बारे में बताया था। और एक अगली क्लास में हम लोग RSI के ऊपर एक सेपरेट क्लास लेंगे और RSI के बारे में ब्रॉडली लेवल से समझेंगे कि इन्वेस्टिंग किस तरह से करना है। और वहाँ पर हमें इन्वेस्टिंग के साथ साथ अगर हमें ट्रेडिंग के लिए भी RSI देखना है तो क्या क्या चीज़ें देखनी है, तो उस क्लास में हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और आज हम बात कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन। स्विंग ट्रेडिंग
हम लोग जैसे अभी देखते हैं कि कोई स्टॉक का प्राइस है, अगर उसने स्विंग क्रिएट किया है तो हमें कहाँ पर ऐड करना चाहिए, वही हमें स्विंग ट्रेडिंग कहलाती है। और यहाँ पर हम जनरली देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्विक जो छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं, जैसे स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है आप यहाँ से देख सकते हैं। स्विंग ट्रेड एक शॉर्ट टू मीडियम एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसमें स्टॉक की कीमतों में एक छोटे से अगर प्राइस में एक मीडियम टर्म में अगर मूवमेंट आया है और उस मूवमेंट में हमें फ़ायदा उठाना होता है, यानी जैसे कोई प्राइस इस तरह से चलता है तो यहाँ पर अगर मोमेंटम आया तो ये जो स्विंग क्रिएट किया है ये स्विंग में हमें कंसीडर करना होता है, ये छोटे से स्विंग में हमें कंसीडर करना होता है। ये स्विंग हो सकता है कि एक दिन से 2 दिन के अंदर ही देखने को मिले। अब 1 से 2 दिन के अंदर अगर हमें किसी स्टॉक में अगर स्विंग में अगर एंट्री करनी है, अगर वहाँ पर 5 से 6% के रिटर्न्स मिल जाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा। और 5 से 6% के रिटर्न्स के लिए लोग क्या करते हैं, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितना देखते हैं 12 से 15% के रिटर्न्स देखते हैं। तो ऐसे में अगर स्विंग में हमें कोई ऐसा स्टॉक मिलता है जहां पर हमें 15 से 16%, 20%, 25% के उस स्विंग में हमें अगर मोमेंटम देखने को मिले तो हमें उस मोमेंटम को कैसे कैप्चर करना है, और उसी के बिहाफ पर हम यहाँ पर कुछ टेक्निकल इंडिकेटर का भी यूज करेंगे। जैसे ये जो चार्ट है, इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्विंग आपको देखने को मिला। अब स्विंग ट्रेडिंग में हमें एक ही तरह से हम लोग नहीं ट्रेड करते हैं। स्विंग में हम क्या करते हैं कि एक हम बाय भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि किसी स्टॉक को बाय भी कर सकते हैं, दूसरा हम सेल भी कर सकते हैं। ये भी तरीका होता है। ऑप्शन में अलग तरीका होता है, ऑप्शन में जब सेल करते हैं तो उसकी अलग स्ट्रेटजी होती है, लेकिन हम स्टॉक में स्विंग कैसे पकड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये स्टॉक 2022 में टेक महिंद्रा का ये प्राइस चार्ट है। काफ़ी पीछे से देखा जाए तो लगभग 2 साल का ये चार्ट है और 2 साल के अंदर बहुत से स्विंग आपको देखने को मिले थे। जैसे इसने 2022 के अंदर हाई क्रिएट किया था और उस समय कितना इसका लगभग 1840 के अराउंड इसका हाई क्रिएट किया था, और उसके बाद ये लगातार स्टॉक गिरता रहा। इसमें आपको एक स्विंग देखने को मिला था, यहाँ पर एक स्विंग देखने को मिला, ऐसे यहाँ पर भी एक स्विंग देखने को मिला। अब ऐसे में ये भी एक स्विंग कह सकते हैं, ये भी एक स्विंग कह सकते हैं, और ये स्विंग एक। तो यहाँ पर जब इस स्टॉक में गिरावट हो रही थी तो कई स्विंग के साथ यहाँ पर गिरावट हुई, और यहाँ पर अगर गिरावट ही की बात करें तो ये स्टॉक कितना करेक्ट हो गया था, 48% से अधिक ये स्टॉक करेक्शन देखने को मिला था, यानी डिस्काउंट के प्राइस पर आ गया था। उसके बाद ये जोन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी स्विंग, ये छोटे मोमेंटम, ये चार्ट जरूर आपको छोटा देखने को मिलता होगा, लेकिन ये छोटे मोमेंटम नहीं है, ये बड़े मोमेंटम है। तो इस बड़े मोमेंटम में आप 5 से 6% किसी भी स्विंग में देखेंगे तो यहाँ पर भी एक स्विंग क्रिएट किया था। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर भी आप एक मोमेंटम स्विंग में आप एंट्री कर सकते हैं। इस स्विंग में भी आप 5 से 6% के रिटर्न्स ले सकते थे, और इस स्विंग में भी आप यहाँ से देखेंगे तो 15 से 20% से ज़्यादा, लगभग 30% का स्विंग यहाँ पर भी देखने को मिला था। तो इसे ही बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। और ऐसे किसी भी स्टॉक में आप वहाँ पर आप मोमेंट को कैप्चर कर सकते हैं जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड दिला सकता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन सा मूविंग एवरेज, कौन सा टेक्निकल इंडिकेटर के साथ आप एंट्री कर सकते हैं। हम 3-4 इंडिकेटर के बारे में बताएंगे और उसके बिहाफ पर आपको एंट्री प्लान करना है। जहाँ पर भी ये सेटअप, बाइंग सेटअप देखने को मिले वहाँ पर आप बाय करिए, सेलिंग सेटअप देखने को मिले सेल करिए। अगर वहाँ पर आपका एसएल कट होता है तो वहाँ पर एक्सएल भी कट कर लीजिए। और ऐसा ही होता है, हमें किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करना है तो वहाँ पर हमें क्या देखना होता है कि हमारे टारगेट एसएल कितना रहेगा। अगर वो हमारे लेवल से अगर मीट करते हैं तो वहाँ पर हमें उसी लेवल पर हमें ट्रेडिंग करना होता है, और इसके अलावा हमें ज़्यादा सोचना भी नहीं होता है। हमने एक बार किसी स्टॉक को स्विंग के लिए सिलेक्ट किया है, वो किसी भी इंडस्ट्री से हो सकता है, किसी भी सेक्टर से हो सकता है, सिर्फ हमें उसमें वॉलिडिटी देखना है और सेटअप देखना है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि मूविंग एवरेज का सहारा ले सकते हैं। अब यहाँ पर मूविंग एवरेज, यहाँ पर हमने कौन कौन से लिया, एक 20 का मूविंग एवरेज, एक 50 का मूविंग एवरेज। यहाँ पर आपको 2 मूविंग एवरेज लेना है। और लास्ट क्लास में हमने जब स्टॉक के सिलेक्शन में हमने बताया था कि स्टॉक के सिलेक्शन में आपको कौन सा मूविंग एवरेज लेना है, 44। और उसको क्यों बताया था, उसको इसीलिए बताया था कि वहाँ पर हमने ये देखा था कि वहाँ पर मूविंग 44 की जब मूविंग एवरेज की जब हमने बैक टेस्टिंग की तो उसके जो रिटर्न्स आए थे, उसका जो एक्यूरेसी निकल कर आई वो काफ़ी अच्छी थी। और ये 20 की, आप 20 की भी ले सकते हैं। उसमें क्या हो जाएगा, उसमें ये हो जाएगा कि आप अर्ली एंट्री कर लेंगे। अर्ली एंट्री कर लेंगे तो वहाँ पर आपके हो सकता है कि फेक ब्रेकआउट भी हो, तो फेक ब्रेकआउट हो सकता है। तो ऐसे में कंफर्मेशन के लिए हम मूविंग एवरेज की एक बड़े मूविंग एवरेज को सहारा लेते हैं। बहुत से लोग तो मूविंग एवरेज 200 का भी यूज करते हैं।
तो उनके अलग अलग लेवल्स होते हैं, उनके अलग अलग नज़रिया होता है और इन्हीं लेवल्स को हर कोई ट्रेड करता है। तो मूविंग एवरेज जो 20 होता है उसका क्या होता है, एक 60 टर्म ट्रेंड दिखाता है कि 60 टर्म में उस स्टॉक या उस इंडेक्स में क्या मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ऐसे ही जो 50 होता है मूविंग एवरेज, वो मीडियम टर्म के ट्रेंड को दर्शाता है। जब स्टॉक का प्राइस 20 मूविंग एवरेज से ऊपर और MF 50 से ऊपर की दिशा में हो तो ये क्या संकेत देता है कि ये अप ट्रेंड में है स्टॉक। जब ये दोनों एवरेज के ऊपर जब ट्रेड करता है तो उसे ही बोला जाता है स्टॉक का अप ट्रेंड में होना। अब ऐसे ही जब कोई स्टॉक मूविंग एवरेज 20 के भी नीचे है और 50 के भी नीचे है तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे, वो स्टॉक का प्राइस अभी क्या नीचे गिर रहा है, तो उसे बोल सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड में है। तो बस इतनी सी कॉन्सेप्ट है, इन्हीं कॉन्सेप्ट से हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए प्लान करने वाले हैं। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा जो येलो कलर का जो मूविंग एवरेज है ये 20 का मूविंग एवरेज है, और ये जो आपको जो ब्लू कलर का जो देखने को मिल रहा है ये जो मूविंग एवरेज है ये 50 का है। अब इसी पर देखते हैं कि कहाँ पर हमें ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, कहाँ पर हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, इससे पहले यहाँ पर एक एंट्री के लिए, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए इस सेटअप ने बाइंग सेटअप दिया, तो यहाँ पर एक एंट्री लेवल्स था। ऐसे यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये भी एक एंट्री लेवल था, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक एग्जिट लेवल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब इसने एग्जिट लेवल्स जब दिए दोनों मूविंग एवरेज के, जब प्राइस नीचे गया तो यहाँ पर एक फॉल, एक बड़ा फॉल। फिर इसके बाद यहाँ पर एक एंट्री करने के लिए एक ट्राई किया, लेकिन इसको सस्टेन नहीं किया। अब हमें कहाँ पर एंट्री करना है, जब भी मूविंग एवरेज को कोई कैंडल्स टच करती है, और टच करने के बाद अगली जब मूविंग एवरेज के कैंडल के ऊपर जब कैंडल्स बनती है तो वहाँ पर हमें एंट्री के लिए इनिशियली ट्राई करना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखिए ये जो लेवल्स है, यहाँ पर मूविंग एवरेज यहाँ पर एक टच होती है देखने को मिल रही है। ऐसे ये जो यहाँ पर आपकी एक परफेक्ट एंट्री के लिए आपको इसने बाय किया। ऐसे एग्जिट के लिए आप जो छोटा मूविंग एवरेज होता है यानी 20 का मूविंग एवरेज, उसको जैसे ही टच करें वहाँ पर आप एग्जिट भी कर सकते हैं। जैसे अर्ली एग्जिट करने के लिए, परफेक्ट एग्जिट के लिए तो आपके टारगेट और एसएल होंगे, और टारगेट को लेकर एसएल को लेकर हम अगली क्लास में बताएंगे कि कैसे आपको किसी स्टॉक में कितना टारगेट देखना चाहिए, कितना एसएल देखना चाहिए। और एटीआर के यूज के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। एवरेज ट्रू रेंज, कैसे आप परफेक्ट स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं जहाँ पर आपके एसएल के हंट होने के चांसेस कम हो सकते हैं, तो उसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ क्रॉस ओवर बनाता है मूविंग एवरेज से, दोनों ही मूविंग एवरेज से प्राइस नीचे जाता है और यहाँ पर एक स्विंग क्रिएट करता है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो गिरावट होगी वो मंथ वाइज देखा जाए तो ये लगभग 1 महीने के अंदर ही इतनी बड़ी गिरावट हुई थी, तो इसे भी स्विंग ही कहा जाएगा। स्विंग ट्रेड में हम महीनों तक भी हम होल्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें एक ही दिन के लिए हमें एंट्री करना, उसे एक दिन के लिए जब हम एंट्री और एग्जिट करते हैं तो उसे इंट्राडे बोलते हैं। इंट्राडे के लिए भी हम स्टॉक सिलेक्शन के बारे में स्ट्रेटजी बताएंगे, कौन सा इंडिकेटर परफेक्ट हो सकता है उसके बारे में भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो इसने लगभग आप देखेंगे तो 8 अगस्त के ऊपर यहाँ पर इस सेटअप ने यानी मूविंग एवरेज ने एंट्री के लिए यहाँ पर एक सेटअप बनाया, और वहाँ पर एंट्री अगर हुई होगी तो कहाँ पर हुई होगी, 1070 के ऊपर आपकी एंट्री बनती है और इसका प्राइस कहाँ जाता है 1134। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका ये जो मूवमेंट किया होगा वो लगभग आप कह सकते हैं कि 6% का मूवमेंट हुआ है, तो यहाँ पर एक एंट्री सेटअप बनाया था। ऐसे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब एक चीज़ और आपको देखना चाहिए, जब ये जो मूविंग एवरेज जब फ्लैट हो जाए, जैसे यहाँ पर देखा जाए तो ये फ्लैट जैसा देखने को मिल रहा है, ये फ्लैट चल रहा है, तो इसे आप ये भी बोल सकते हैं कि ये एक साइडवेज मोमेंटम है, यानी एक रेंज बाउंड मोमेंटम है। यहाँ पर हम एक एंट्री और एग्जिट के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अवॉइड भी कर सकते हैं। ऐसी जगह पर आप देखते भी हैं कि ट्रेडिंग में जनरली मेजरली देखा जाए तो जो लॉस के जो चांसेस ज़्यादा होते हैं वो साइडवेज मार्केट में है, और साइडवेज मार्केट महीने के 1-2 दिन जरूर देखने को मिलता है, और इस साइडवेज मार्केट में बहुत से लॉस करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। तो ऐसे में साइडवेज मोमेंटम देखने को मिले तो वहाँ पर एंट्री एग्जिट नहीं करना चाहिए। उसको साइडवेज मोमेंटम कब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे देखना है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक सेटअप देखने को मिला, जैसे मूविंग एवरेज से ऊपर गया तो यहाँ पर भी आपके टारगेट हुए होंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ये जो क्रॉस ओवर बनाता है यानी नीचे की ओर यहाँ पर संकेत देता है कि मार्केट में एक गिरावट हो सकती है, अनसर्टेनिटी हो सकती है।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गिरावट भी हुई थी। ऐसे जब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एंट्री के लिए, एक यहाँ पर एक एंट्री के लिए आपको ये सेटअप बनता हुआ देखने को मिला था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा मोमेंटम, फिर यहाँ पर एक एग्जिट के लिए। तो एंट्री और एग्जिट के लिए आप इसे परफेक्ट वे में आप इसे यूज कर सकते हैं मूविंग एवरेज से। जब नीचे की ओर क्रॉस ओवर करें तो वहाँ पर आप सेल के सेटअप पर जा सकते हैं, वहाँ आप सेल कर सकते हैं, और सेल के लिए आपके जो टारगेट होंगे वो टारगेट अचीव होंगे। और जैसे बाइंग के लिए आप एंट्री के लिए प्लान करेंगे तो बाइंग के लेवल जैसे एंट्री होंगे तो वहाँ पर आपके बाइंग लेवल के भी आपके टारगेट अचीव होंगे। तो इस तरह से अब दूसरा चीज़ क्या होती है, आरएसआई का यूज हमने स्टॉक के सिलेक्शन में, हमने इन्वेस्टिंग के लिए भी हमने बताया था, और अभी हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी बताएंगे। इसमें भी सिमिलर वैसा ही आपको देखने को मिलेगा, ये भी 0 से लेकर 100 जैसे वहाँ पर भी वो सेम डिफ़ॉल्ट सेटिंग से ही हम लोग यहाँ पर प्लान करेंगे। आरएसआई जब 70 से ऊपर हो कोई स्टॉक तो उसे क्या बोलते हैं, ओवरबॉट, यानी वहाँ पर सेलिंग देखने को मिल सकती है। और दूसरा जब आरएसआई के नीचे हो तो ये एक ओवरसोल्ड एरिया होता है, और ओवरसोल्ड एरिया पर लोग वहाँ पर बाय के लिए देखते हैं। जनरली स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें कौन सा लेवल्स देखने हैं, ये जो एरिया देखना है। आरएसआई 40 से लेकर 60 के बीच हमें कंसीडर करना है, 70 के ऊपर हमें नहीं कंसीडर करना है, ऐसे ही हमें 40 के नीचे नहीं कंसीडर करना है। हम वहाँ पर किसी भी तरह पे हम किसी भी स्टॉक को ऐड नहीं करेंगे। 5000 से भी ज़्यादा कंपनियाँ मार्केट में लिस्टेड हैं, कोई तो ऐसा सेटअप बनता हुआ देखने को मिलेगा जहाँ पर हमें 40 और इन लेवल्स मिलेगा, उस स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे। हमें तो परसेंटेज रिटर्न से मतलब है, हमें किसी स्टॉक से शादी नहीं करनी है। हमें वहाँ पर अगर हमारे 5 से ऊपर हमारे 5%, 15%, 10% अगर ऐसे टारगेट देखने को मिलेंगे, हम इस सेटअप से एंट्री करेंगे। किसी भी स्टॉक को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो 1500 का हो ये या 500 का हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, या 150 रुपये का हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम स्टॉक देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो हम इस लेवल पर देखेंगे। देखिए कैसे देखने को मिल सकता है, जैसे ये जो रेंज है, जैसे ये रेंज, एक ये रेंज, जैसे ये 70 की रेंज, ये 30 की रेंज। आप देख सकते हैं कि जब भी स्टॉक का प्राइस यहाँ पर 70 के अराउंड रेंज के अराउंड पहुँचता है तो वहाँ पर ओवरसोल्ड देखने को मिल सकता है, वहाँ आपको सेलिंग देखने को मिली थी, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिली थी, जैसे यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग यानी सेलिंग देखने को मिली थी। ऐसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल्स जैसे 70 के ऊपर पहुँचा सेल, ऐसे ही यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये आपको सेलिंग, ये आपको सेलिंग, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही 30 के नीचे आया, 30 के अराउंड पहुँचा, और वहाँ पर आपको बाइंग, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंट्री होती है स्टॉक में, एंट्री प्राइस ऊपर जाता है। ऐसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एंट्री होती है, प्राइस ऊपर जाता है, यहाँ पर सेल होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जब जब इस लेवल्स पर आया तो वहाँ पर लोग बाय करते हैं, और जब जब 70 के लेवल के ऊपर पहुँचता है तो स्टॉक को सेल करते हैं। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे यहाँ पर 2 लाइन्स आपको देखने को मिल रही है, एक मूविंग एवरेज की है, दूसरी लाइन्स आरएसआई की है। आरएसआई 14 जो आपको देखने को मिल रही है, और एक आपको मूविंग एवरेज की लाइन्स देखने को मिल रही है। अब ये जो येलो कलर की जो लाइन्स है वो आरएसआई की लाइन है। आरएसआई को जैसे आरएसआई लेवल जो मूविंग एवरेज को ब्रेक करती है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक क्रॉस ओवर बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब ये क्रॉस ओवर बना तो यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली। ऐसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब इस दोनों जो लाइंस को क्रॉस ओवर बनता है तो यहाँ पर भी एक बाइंग बनती हुई देखने को मिली। ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली। तो एक ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आरएसआई की, ये क्रॉस ओवर के बेसिस पर भी लोग एंट्री करते हैं, जिसे बोला जाता है गोल्डन क्रॉस ओवर। और दूसरा जब आरएसआई को ब्रेक करता है मूविंग एवरेज तो उसे बोला जाता है डेड क्रॉस ओवर, और वहाँ पर लोग सेल करते हैं। और जब भी ऐसा बनता है सेटअप तो वहाँ पर आपको सेलिंग देखने को मिलती है, जैसे मूविंग एवरेज 20 और 50 के केसेस में। सिमिलर वही कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें अभी हम यूज कर चुके हैं। अब तीसरी चीज़ हम बात करेंगे MACD लाइन। MACD लाइन इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं, उसके बारे में समझते हैं। मूविंग एवरेज, कन्वर्जन एंड डाइवर्जन, यानी एक लाइन होगी मूविंग एवरेज की MACD की, और दूसरी लाइन होगी EMA की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और तीसरी लाइन्स होगी वो जीरो लाइन होगी, जीरो लाइन।
इन्हीं लाइन के हिसाब से हम यहाँ पर प्लान करेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में समझते हैं। MACD एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है और इससे दो मूविंग एवरेज की तुलना होती है, यानी एक EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक 12 होगा, एक 26। इनका डाइवर्जन, इनका डिफरेंस के वजह से एक लाइन बनेगी जिसे बोला जाएगा MACD लाइन। तो ये दो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बनती है। जब MACD लाइन नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस ओवर करती है तो एक बाइंग सिग्नल बनती है, यानी एक सिग्नल लाइन होगी, एक MACD लाइन। और सिग्नल लाइन कौन होगी? सिग्नल लाइन होगी EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये एक सिग्नल लाइन होगी और एक MACD लाइन होगी। जब ये ऊपर की ओर ऐसे क्रॉस ओवर बनेगी तो एक बाइंग सिग्नल, जब इसे हम बोलेंगे सिग्नल लाइन। अब जब ये सिग्नल लाइन को नीचे की ओर ब्रेक डाउन करेंगे तो एक सेलिंग का सेटअप बनेगी और इन्हीं के बेसिस पर आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये इस तरह से देखने को मिले, जैसे यहाँ पर परफेक्ट वे में समझते हैं। जैसे एक ये जो लाइन्स आपको देखने को मिल रही है, मे भी हो सकता है कि आपको ये विजिबल ना हो। जैसे ये जो लाइन होगी इसे जीरो लाइन बोला जाता है, जीरो लाइन। ये जो येलो कलर की है, येलो कलर की जो देखने को मिल रही है, इसे बोला जाएगा MACD लाइन, MACD लाइन। और जो ब्लू कलर की होगी उसे बोला जाएगा सिग्नल लाइन और सिग्नल लाइन। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही MACD ने सिग्नल लाइन को ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पर आपको एक सेलिंग सेटअप बना, यानी इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। जैसे ही सिग्नल यहाँ पर आप देखेंगे इस जोन पर लगभग आपको, जब सिग्नल लाइन को MACD लाइन ने क्रॉस ओवर करा, यानी अप साइड जब क्रॉस ओवर बना तो यहाँ पर अप साइड इनिशियली आपको अप साइड मोमेंटम देखने को मिला। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस जोन पर सिमिलर एक ही जैसी कॉन्सेप्ट है, तीनों में एक ही जैसे। आप किसी भी इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं, चाहे आप MACD का यूज कर सकते हैं, चाहे आप RSI का यूज कर सकते हैं, चाहे आप 20 और 50 का यूज कर सकते हैं। हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए इनिशियली इन्हीं चीज़ों को देखना है। और दूसरी चीज़, आपको ये जो हिस्टोग्राम जैसे आपको देखने को मिल रहे हैं, जब जीरो लाइन के ऊपर जब ये ग्रीन कलर के जो हिस्टोग्राम देखने को मिल रहे हैं तो ये दिखाता है कि स्टॉक में अप ट्रेंड है। जैसे ही जीरो लाइन, ये जो आपको रेड कलर के जो देखने को मिल रहे हैं, ये जो आपको हिस्टोग्राम देखने को मिल रहे हैं, ये जो देखने को मिल रहे हैं, ये जो देखने को मिल रहे हैं, ये तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि इनिशियली प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में है। तो ऐसे जब भी हिस्टोग्राम जब ऊपर बनने की कोशिश बने तो वहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इनिशियली जो सिग्नल लाइन है वो मूविंग MACD लाइन को क्रॉस ओवर बनती हुई देखने को मिल सकती है। जैसे क्रॉस ओवर बने वहाँ पर हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। बस हम वहाँ पर एंट्री करेंगे और जब तक ऐसा सेटअप बना रहेगा, हमारे जो टारगेट होंगे, जो हमारे डिसाइडेड टारगेट होंगे, उन टारगेटों को हम कंसीडर करेंगे। अगर SL जाता है तो SL भी कंसीडर करेंगे। बस इतनी सी बात है, इसमें किसी भी तरह से दूसरी बात नहीं है। आप इन्हीं चीज़ों को यूज करना है। अब बात करते हैं कि इन तीनों इंडिकेटर का किसी एक के साथ, ऐसे एक ही के साथ अगर हमें किसी स्टॉक पर अप्लाई करना है तो क्या वहाँ पर आपको एंट्री सेटअप बनता हुआ देखने को मिल सकता है? नहीं बनता हुआ देखने को मिलेगा। हो सकता है कि उसमें किसी स्टॉक में 1000 रुपये पर बाइंग देखने को मिल रहा है MACD, वही RSI आपको दे रहा होगा 970 पर बाइंग देखने को मिल सकता है, और मूविंग एवरेज उनका कन्वर्जन हो सकता है कि 1100 के ऊपर। तो ये अलग अलग रियरली हुई होगा कि किसी स्टॉक में एक साथ एक ही जगह पर एंट्री देखने को मिले। हमें क्या करना है कि हमें किसी एक सेटअप को फॉलो करना है। एक सेटअप ने अगर बाय किया है उसी की एक्यूरेसी हमें मेंटेन करनी है, उसे ही अप्लाई करना है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। अब ये नहीं करना है कि आपने क्या किया कि वीकली में देखा, वीकली टाइम फ्रेम में देखा कि MACD ने बाइंग सेटअप दिया तो हम उसे बाय कर लिया। अब वहीं प्राइस में गिरावट हुई, MACD ने सेलिंग का सेटअप दिया। अब आप क्या करने लगे कि आपने तुरंत ही RSI को प्लाट कर दिया। RSI को प्लाट कर दिया और आप सोचते हैं कि अभी नहीं। फिर आपने क्या किया कि प्राइस थोड़ा और नीचे गया,
RSI ने भी सेल सेटअप बना दिया कि वहाँ पर आपका एसएल लेना ही लेना है। आपने क्या किया कि EMA 40, EMA 20 और 50 का यूज देखने लगे। तो इनिशियली क्या हो सकता है कि वो आपका 2-3% और एसएल नीचे चला गया, तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे। आपको एक ही सेटअप को फॉलो करना है और इसी को अप्लाई करना है और इसी से आप अपनी एक्यूरेसी को देखना है। तो हमारी ये कोशिश रही कि आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए किस तरह से कौन से इंडिकेटर का बेटर वे में आप यूज कर सकते हैं, उसकी हमने पूरी भरसक कोशिश की कि आपको इस तरह से अप्लाई करना है, ये चीज़ें देखना है। और ये 3 इंडिकेटर का हमने यूजेज बताया। इनका आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है कि इनका एक्यूरेसी को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। स्ट्रेटजी की बैक टेस्ट भी कर लीजिए। और आप ये भी देखना है कि आपको साइडवेज जब मार्केट हो या साइडवेज स्टॉक हो, तो उस जगह पर ये सेटअप नहीं अप्लाई करना है। वहाँ पर आपका ऐसा ही अंट होगा, वहाँ पर टारगेट नहीं होंगे। तो आपको कहाँ पर देखना है कि स्टॉक जब अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, तो वहाँ पर ऐसे सेटअप को अप्लाई करना है। इसको लेकर कोई अगर अन्य तरह की कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।